नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक है भाई, अपने पास लगभग 70 दिन का टाइम है। तो हम जो पहले क्लासें चल रही थी वो चल रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से, हमने जैसे समझ के हर चीज़ की परिभाषा भी समझी, हर चीज़ को हमने अलग तरीके से समझने की कोशिश की। लेकिन अब क्या होगा, अब हम क्या है इस सिलेबस को भी कवर करेंगे और अपना जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है हमारा, केवल हम उसी पे फोकस करेंगे। आज तक तो क्या था कि हम हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसकी परिभाषा क्या है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ें अब मैं ये चाहता हूँ कि आपको परिभाषा की बजाय केवल आपको उदाहरणों के माध्यम से उस चीज़ को समझना होगा। आप उस चीज़ को उदाहरणों के माध्यम से समझो। परिभाषा के लिए मैं आपको बोल दूंगा, अगर आपको समझ में आए तो देख लेना, लिख लेना, मैं बोर्ड पे परिभाषा नोट नहीं करवाऊंगा। तो चलिए अब बिगर देर किए हम बात करते हैं जो आज की क्लास है उसके बारे में। जो पीछे की जितनी भी क्लासें हैं उनमें हमने अविकारी शब्द तक पढ़ लिया है। अविकारी शब्दों में भी हमने जो निपात था उसका भी अध्ययन कर लिया है। ये क्लासें भी आपको उपलब्ध हो गई होंगी। और आज बात करेंगे हम जो हिंदी का सबसे मुख्य बिंदु है संधि। हिंदी भाषा का सबसे मुख्य बिंदु है संधि, उसके बारे में। तो संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल जोड़ या फिर समझौता। मेल जोड़ या फिर समझौता, तो इसको क्या बोलते हैं? संधि, मेल जोड़ या समझौता। तो देखिए आज की क्लास सबसे पहला है संधि। देखिए संधि है वो दो शब्दों से बना है, सम धन धी। सम धन धी मिलके बना है संधि। अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? मेल जोड़ या फिर समझौता। मेल जोड़ या समझौता, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल जोड़ या समझौता। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए दो तीन चीजें हैं, उनकी परिभाषा मैं आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के परस्पर, परस्पर का मतलब होता है आपस में, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके उच्चारण और लेखन, उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है, उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। अब ये चीज आप समझने की कोशिश करें, परिवर्तन संधि कहलाती है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, मेन क्या है? दो वर्णों का मेल होगा। इसमें क्या है? दो वर्णों का मेल होगा। इसमें दो वर्णों का मेल होगा और मेल होने के बाद क्या होगा? उनमें परिवर्तन होगा, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे बात करूं मैं उदाहरणों की, कवि धन इंद्र। अब देखेंगे हम इसमें तो क्या है, आपको ये बता रखा है अच्छे से कि भाई किस वर्ण में कौन सा स्वर मिला हुआ है, किस वर्ण में कौन सा स्वर मिला हुआ है, इसका पता हम मात्रा के आधार पे लगा लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो ई की मात्रा है, इसलिए क्या है? ई। और इसमें आगे ई, दोनों ई और ई मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई, और ये बन जाएगा कविंद्र। दूसरा, और बात करें योगेंद्र, योग धन इंद्र, दीपोत्सव, दीप धन उत्सव। देखिए महोदय,
ये शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे तो हमें शब्द मिलेंगे कौन कौन से? महाधन उदय, महाधन उदय। इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसका अंतिम वर्ण है वो है आ और उ। आ और उ मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ। आ और उ मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ। क्या बन गया? महोदय। आ और उ मिलके क्या हो रहे हैं? ओ। ऐसे ही दीप धन उत्सव, दीप धन उत्सव क्या हो जाएगा? दीपोत्सव, क्योंकि ए और उ दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं? ओ। क्या बन रहे हैं? ओ। और मिलके हो जाएगा दीपोत्सव। तो ये क्या है? संधि। इसको क्या कहते हैं? संधि, क्योंकि इसका जो अंतिम वर्ण है वो और इसका प्रथम वर्ण है वो मिलकर के और कुछ उच्चारण में और लेखन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब छोटी ई और छोटी ई, मतलब लघु, दोनों लघु ई मिलकर के अपना दीर्घ रूप बना रही है। ऐसे ही आ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं। तो ये क्या है? इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? संधि। परिवर्तन हो गया, संधि। अब बात करते हैं हम संयोग की। एक होता है संयोग। संयोग में क्या होगा? वर्ण तो मिलेंगे आपस में, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? संयोग। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होने पर दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होने पर वह संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोग। अब इसके उदाहरणों की हम बात करें, तो उदाहरणों में क्या आ जाएगा? जैसे युग धन बोध। अब देखिए ये आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएंगे? इसको क्या बोलेंगे? संयोग। जैसे युगबोध, ये क्या हो गया? संयोग, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या है? संयोग। और बात करें, जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, निर्धन अनुनासिक। निर्धन अनुनासिक क्या लेते हैं? निर्धन अनुनासिक। अब इसको बात करें तो इन दोनों का मेल हो जाएगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। तो ये क्या है? ये मेल है। कोई उच्चारण और लेखन में इनके मेल से, इनके परस्पर मिलने से उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको क्या बोलेंगे? मेल या संयोग। इसको क्या बोलेंगे? संयोग। और जिसमें परिवर्तन होगा वो संधि, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो संयोग। ये दोनों चीजें आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। आपको जब संधि युक्त शब्द देगा और वो कहेगा संधि कौन से में है, तो ये हमें ध्यान रखना है, उनमें परिवर्तन होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए एक विशेष बात क्या है, सिर्फ मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोल के बताऊंगा वर्बली, आप ध्यान से सुनना। विशेष बात, विशेष क्या है? संधि में मूल शब्द और संधि युक्त शब्द दोनों का अर्थ मिलता हुआ होना चाहिए। संधि में जो मूल शब्द है और संधि युक्त शब्द है, उन दोनों का अर्थ मिलता हुआ होना चाहिए, अलग अलग अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने संधि युक्त शब्द का जब संधि विच्छेद किया तो उसका अर्थ अलग निकल रहा है और जो संधि युक्त शब्द है उसका अर्थ अलग निकल रहा है। जैसे मैं आप बात करूं, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं।
एक शब्द है दीनानाथ, दीनानाथ। अब हम संधि के नियम की बात करें, अगर हम संधि के नियम की बात करें तो क्या होता है, दीन धन अनाथ, दीन धन अनाथ, ये संधि करेंगे हम इसकी, क्योंकि ए और ए आ बना रहे हैं हम। लेकिन दीन धन अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका, दीन का मतलब तो गरीब और अनाथ का मतलब जिसका कोई भी नहीं हो। दीन का मतलब तो क्या हो गया, गरीब, और अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं हो। तो ये इस अर्थ से मेल नहीं खा रहा, किससे, दीनानाथ से। दीनानाथ का मतलब क्या होता है, दीनों के स्वामी, जो गरीब हैं उनके स्वामी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सही, दीन धन नाथ, दीन धन नाथ, ये क्या है, दीनानाथ। और ये इसका सही होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, दीनों के स्वामी, और इसका अर्थ भी क्या है, दीनों के स्वामी। और ये है दीन धन अनाथ, जिस दीनों का कोई नहीं, अनाथ का मतलब जिसका कोई भी नहीं होता। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, संधि युक्त शब्द और उसका विच्छेद करेंगे तो इन दोनों का अर्थ लगभग मिलता हुआ होना चाहिए, इनका अर्थ मिलता हुआ होना चाहिए। ऐसे ही और बात करूं मैं जैसे दूसरे शब्द की, तो एक है मुक्तावली। क्या है, मुक्तावली। अब इसका मतलब क्या होता है, मुक्तावली का, मोतियों की माला। मुक्तावली का अर्थ क्या होता है, मोतियों की माला। अब बात करें हम इसके संधि विच्छेद की, तो हम संधि विच्छेद देखेंगे, ए और ए आ बनता है, तो एक क्या हो गया, मुक्त धन अवली, और एक है मुक्ता धन अवली। अब हम बात किसकी करेंगे, एक है मुक्त धन अवली, एक है मुक्ता धन अवली। हालांकि संधि के नियम से देखें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अर्थ इनका मैच नहीं कर रहा। मुक्तावली का अर्थ होता है मोतियों की माला। अब हम देखेंगे मुक्त का अर्थ तो क्या होता है, जो बंधन से रहित हो। मुक्तावली का अर्थ, मुक्त का अर्थ क्या होता है, जो बंधन से रहित हो। जो बंधन से रहित होता है उसको क्या बोलते हैं, मुक्त। तो बंधन रहित व्यक्ति की कतार, इसका मतलब क्या हो गया, बंधन रहित व्यक्ति, और अवली का मतलब होता है कतार, तो बंधन रहित व्यक्ति की कतार। जबकि इसका अर्थ क्या है, मोतियों की माला, मोतियों की माला। अब बात करें हम इसकी, तो मुक्ता, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, और अवली का अर्थ होता है माला, अर्थात मोतियों की माला। तो कहने का मतलब ये है कि इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ और संधि विच्छेद किए हुए शब्दों का अर्थ लगभग मिलता जुलता होना चाहिए। तो इसमें मुक्त अवली न होकर के क्या होगा, मुक्तावली। मुक्त अवली न होकर के क्या होगा, मुक्तावली। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद किए हुए शब्दों का अर्थ लगभग मिलता हुआ होना चाहिए, उनका अर्थ अलग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे संधि की, अब बात करते हैं हम आगे संधि की। तो देखिए, संधि में जो विकार होते हैं, संधि में जो विकार होते हैं वो 4 आधारों पे होते हैं। कौन कौन से आधार है, सबसे पहला है आदेश, सबसे पहला है आदेश। आदेश में क्या होता है, आदेश में क्या होता है, किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, आदेश। यदि 2 वर्ण आपस में मिले और उन दोनों की जगह कोई और वर्ण आ जाए तो वो क्या होता है, आदेश। जैसे नर धन ईश, नर धन ईश, ए और ई, ए और ई दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए। ए और ई दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए। और ये क्या बन गया, नरेश, क्या बन गया, नरेश। अब आप देखेंगे ए और ई की जगह ए आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आदेश। ये क्या कहलाएगा, आदेश। इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, दूसरा वर्ण आ जाता है, दूसरा वर्ण आ जाता है। दूसरा वर्ण आ जाता है। देखिए ये समझ लिया आपने। और देख लेते हैं एक उदाहरण, जैसे वाक धन दान, वाक धन दान। अब देखिए कै है, कै के बाद में घोष वर्ण आया है, तो ये कै का क्या हो जाएगा, ग। कै का क्या हो जाएगा, ग। और क्या बन जाएगा, वागदान। क्या बन जाएगा, वागदान। अब देखिए ग का आगमन हुआ है, ग का क्या हुआ है, आगमन हुआ है, मतलब आदेश हुआ है, उसकी जगह दूसरा परिवर्तित हुआ है। जो मूल ये शब्द है, जो वाक शब्द है, उसमें
जो वर्ण है उसमें परिवर्तन हुआ है, मतलब दूसरा वर्ण आया है, उसकी जगह दूसरा वर्ण आ गया तो क्या हो गया आदेश। अब बात करते हैं हम आगम की। दूसरा नियम विकार होता है वो होता है आगम। ये क्या है, संधि में विकार। संधि में जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, वो किस किस आधार पे होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। पहला है आदेश, दूसरा है आगम। आगम में क्या होता है, पहले वर्ण तथा दूसरे वर्ण में परिवर्तन हुए बिना अन्य वर्ण आ जाता है। पहले और दूसरे वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके बीच में कोई तीसरे वर्ण का आगम हो जाता है। तीसरे वर्ण का क्या हो जाता है, आगम। देखिए इसमें देखो तो पहले और दूसरे वर्ण में परिवर्तन नहीं होता। पहले और दूसरे, पहले और दूसरे, पहले और दूसरे वर्ण के बीच में अन्य वर्ण का आगम। मतलब दो वर्ण होंगे और उनके मिलने पर उनके बीच में एक अलग ही वर्ण आ जाएगा, जैसे विधन छेद, विधन छेद। अब इन दोनों की संधि होगी तो इन दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, च का, और क्या बन जाएंगे, विच्छेद। ऐसे ही है अनुधन छेद, और क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो ये क्या है, आगम। अब बात करेंगे हम लोप की। जो तीसरा नियम है कौन सा है, लोप। लोप में क्या होता है, जब संधि होती है तो संधि होने पर कोई ना कोई एक वर्ण है उसका लोप हो जाता है, मतलब वो विलुप्त हो जाता है। तो देखेंगे इसमें कि उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे युवन, युवन धन राज, युवन धन राज। अब इनकी संधि करेंगे तो यह का क्या, न का क्या हो जाएगा, लोप, न का लोप, और क्या बन जाएगा, युवराज। क्या बन जाएगा, युवराज। ये क्या है, लोप। ये क्या हो रहा है, लोप। ऐसे ही बात करें जैसे मंत्रिन, मंत्रिन धन मंडल, मंत्रिन धन मंडल, और मंत्रिन मंडल का क्या हो जाएगा, इसका न का लोप हो जाएगा, लोप। न का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बन जाएगा, मंत्री मंडल। तो ये क्या है, लोप। अब बात करते हैं हम चौथे की। अब बात करते हैं हम चौथे की, तो उसको बोलते हैं प्रकृति भाव। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो आपको संयोग और उसमें संधि में अंतर समझ में नहीं आएगा। प्रकृति भाव में क्या है, जैसा लिखा है वैसा ही प्रयोग हो, जैसा लिखा है वैसा ही प्रयोग हो, लेकिन कैसे हो, नियमों के अनुसार। जैसा है वैसा ही प्रयोग हो, परंतु नियम अनुसार। कैसे हो, नियमों के अनुसार। अब बात करें हम जैसे इसको उदाहरणों की, तो देखिए एक है यश है धन कामना, यश है धन कामना। देखिए इनमें मतलब संधि हो रही है लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसका नियम है, उस नियम का उल्लेख हम आगे करेंगे। तो ये क्या रह जाएगा, यश है ज्ञान, यश है कामना, यश है कामना। ऐसे कैसे आ गया, यश है कामना। और बात करें जैसे दूसरे की, तो अंतः धन पुर, दोनों मिलकर के ऐसे कैसे ही लिखे जाएंगे, अंतः पुर। कैसे लिखे जाएंगे, अंतःपुर। तो ये क्या है, प्रकृति भाव। इसमें जैसा लिखा है वैसा ही प्रयोग होता है, परंतु नियम के अनुसार प्रयोग होता है। इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम संधि के भेदों की। अब बात करते हैं हम संधि के भेदों की। तो देखिए संधि क्या होता है, संयोग क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं।
संयोग और संधि के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे हम उसके भेदों की। अब बात करते हैं हम उसके भेदों की। तो देखिए संधि के भेद। संधि के भेद देखिए, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ऐसे नहीं कि टाइम कम है तो हम घास भी काट दें, ऐसा भी नहीं करना हमें। हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। और आपको 2-4 उदाहरण मैं यहाँ लिखवाऊंगा, बाकी के आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। जो भी मुझे लगता है कि भाई ये महत्वपूर्ण है, जितने महत्वपूर्ण लगेंगे अपने को, वो आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। अभी तो क्या है कि सिर्फ आपको समझाने के लिए 2-2, 4-4 उदाहरण हम लेंगे यहाँ। 2-2, 4-4 उदाहरण लेंगे और उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। फिर भी कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट करके जो ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें बता दें। आपकी समस्या का, हर समस्या का समाधान होगा। और आप भी ये भी ना समझे कि भाई क्लास डिले हो रही है, वो हो रही है। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार तकनीकी खामियां ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का, चाहे हमें 4 घंटे क्लास लेनी पड़े ऑनलाइन, चाहे 4 घंटे लेनी पड़े, चाहे 5 घंटे लेनी पड़े, आपके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। सिर्फ आप धैर्य बनाए रखें और जो बताया जा रहा है उसको आराम से, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चिंता नहीं है, हमें आपसे ज़्यादा चिंता है। आपको पता होना चाहिए, हम रात को 12-12, 1-1 बजे तक आपके लिए मैटर कलेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से, कि भाई कम से कम समय बच रहा है तो ऐसा मैटर ही पढ़ाया जाए कि उनको कुछ बेनिफिट हो सके उससे। आलतू फालतू की चीज़ें हम भी नहीं चाहते कि आप पढ़ें। अब तो संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं? 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। और 3 कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनको हम शॉर्ट में, परिभाषा नहीं समझ के केवल शॉर्ट में समझेंगे। परिभाषा इनके टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा आपको बोल के। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्वर संधि के अंदर स्वर आएगा, पहले क्या आएगा? स्वर, और उसके बाद भी क्या आएगा? स्वर, और उनमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होता है? स्वर संधि। अब बात करें हम व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में क्या होता है? या तो पहले स्वर आ जाए, फिर उसके बाद में व्यंजन, या फिर पहले व्यंजन आ जाए और उसके बाद स्वर, या फिर दोनों तरफ ही व्यंजन आ जाए। इन दोनों, ये जो परिवर्तन होगा इनके मिलने से वो क्या होगा? व्यंजन संधि। या तो स्वर के बाद स्वर आ जाए तो क्या होगा? स्वर संधि। और स्वर के बाद में अगर व्यंजन आ रहा है तो क्या होगा? व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो भी क्या है? व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है तो भी व्यंजन संधि है। इसको आराम से सिर्फ समझने की कोशिश करें आप, ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, सब समझ में आ जाएगा। आराम से समझेंगे हम, हर चीज़ को समझ में आएगा, जरूर आएगा आपको। देखिए ये है, पहले आएगा विसर्ग, पहले आएगा विसर्ग, और उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में स्वर, उसके बाद में स्वर भी आ सकता है और उसके बाद में व्यंजन भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर और व्यंजन। इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। इनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। ये तीनों संधि हमने इनकी परिभाषा ही, एक तरह से ये परिभाषा ही है, एक तरह से क्या है? परिभाषा है। अब मैं बात करूं इनके उपभेद की, तो केवल आपको ये ध्यान रखना, केवल स्वर संधि के 5 उपभेद हैं, बाकी किसी भी संधि के उपभेद नहीं है। इनके नियम हैं, उनको हमने नाम दे दिया, किसी ने और कुछ दे दिया, अपने हिसाब से दे दिया। लेकिन ये मत समझना कि आपको ये पूछे कि भाई व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, तो व्यंजन संधि का केवल एक ही भेद है, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं है, केवल भेद है तो किसके हैं? स्वर संधि के। और कितने हैं? 5। तो स्वर संधि के भेदों की मैं बात करूं तो पहला, सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि।
दूसरे की बात करूं, गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा कौन सा है? वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद में दो और बच रही हैं, उनमें एक है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और चौथा है, पांचवा है अयादी। पांचवी कौन सी है? अयादी, अयादी स्वर संधि। ये किसके भेद हैं? स्वर संधि के। ये स्वर संधि के भेद हैं, बाकी कोई भी संधि के भेद नहीं है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की इनमें से। तो पहला है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है कि यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए और उनके आपस में मिलने से जो उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होगा, यदि किसी स्वर के बाद में स्वर आता है तो उनके जो मेल से उनकी जो संधि होगी, उनके मिलने से जो उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। तो देखिए क्या है इसमें, पहले भी हमने लिख लिया, स्वर के बाद में स्वर और इनमें जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। अब बात करते हैं उदाहरणों की, जैसे स्वर संधि के उदाहरण। तो अधिक धन अधिक, आप देखेंगे इसमें ए है और इसमें ए है, कै में ए मिला हुआ है, आगे भी ए है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। दोनों तरफ स्वर हैं और अपने को भी क्या चाहिए? स्वर और स्वर। तो ये क्या हो जाएगी? स्वर संधि। अधिक अधिक क्या हो जाएगा? अधिक अधिक। यह आपको सही से समझ में आया होगा। अधिक धन अधिक, ए में ए, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। तो आ जब कै में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? का। तो अधिक का और ए हट गया तो धिक, अधिकाधिक। ऐसे ही और बात करें तो अधिक धन अंश क्या हो जाएगा? अधिकांश। क्या हो जाएगा? अधिकांश। क्यों होगा? क्योंकि ए, कै का भी ए और इसका भी ए मिलकर के क्या हो जाएगा? आ बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? आ। दूसरा महाधन आश्चर्य क्या हो जाएगा? आ। इसमें क्या है? ए और ए दोनों मिलकर क्या हो गए? आ। और क्या हो जाएगा? महाशय। क्या हो जाएगा? महाशय। यह आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद और बात करें तो जैसे मही धन इंद्र, ई और ई दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घी। क्या हो जाएंगे? दीर्घी। दोनों स्वर हैं तो क्या बन जाएगा? महेंद्र। क्या बन जाएगा? महेंद्र। ऐसे ही बात करें तो कविंद्र, कवि धन इंद्र क्या बन जाएगा? कविंद्र। और बात करें तो भानु धन उदय, भानु धन उदय। आप देखेंगे इसमें ऊ और इसमें ऊ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घु। क्या हो जाएगा? दीर्घु। और मिलकर के क्या बना? भानुदय। तो ये क्या है? स्वर संधि, यानी दोनों तरफ स्वरों का मेल होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि। अब इसके जो उपभेद हैं, इसके उपभेद कितने हैं? 5। 5 में सबसे पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के अंदर हम दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब समान स्वर अर्थात एक ही स्वर का ह्रस्व और दीर्घ रूप, ह्रस्व और दीर्घ रूप मिलकर के संधि करें और अपना दीर्घ बना लें। एक बार दोबारा से आप सुनिए इसको ध्यान से। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ रूप, ह्रस्व और दीर्घ रूप मिलकर के
अपना ही दीर्घ रूप बना लें, वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। जैसे हम बात करें इनमें कौन कौन से आते हैं, तो देखो एक ही स्वर अपने ह्रस्व और दीर्घ, तो एक स्वर कौन सा हुआ? जैसे ए और आ है, ये किससे मिलेंगे? अपने ही लघु या दीर्घ रूप से, ए या आ से आपस में मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर के अपना दीर्घ बना लेंगे, तो इसका दीर्घ क्या होगा? आ। ऐसे ही ई और ई दोनों मिलकर के किससे मिलेंगी? ई और ई से, और क्या बन जाएगा इनका भी? दीर्घ ई। ऐसे ही ऊ और ऊ किससे मिलेंगे? अपने ही लघु या दीर्घ रूप से, और इनका लघु या दीर्घ रूप क्या होगा? यही, और ये मिलकर के क्या हो जाएंगे? ऊ। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर संधि। ये फॉर्मूला, ये जो बना रखा है डायग्राम, ये आप याद कर लेना बस। पूरी की पूरी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है, वो आपको याद हो जाएगी अगर आपको ये याद है तो। अगर ये इतना सा याद कर लोगे तो दीर्घ स्वर संधि आपको याद है। अब एक एक के मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, इनका एक एक का 2-2 4-4 उदाहरण देखते हैं हम, बाकी आपको पीडीएफ के रूप में जो भी होगा मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी, ए की। इसका ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए या आ, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। उदाहरणों की बात करें तो देखिए अभी पीछे भी बात की थी, अधिकाधिक भी। अब बात करते हैं सस धन अंक। सस धन अंक क्या हो जाएगा? शशांक। क्या हो जाएगा? शशांक। आप देखेंगे कैसे हुआ, से में क्या मिला हुआ है? ए, और आगे भी क्या है? ए। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। आगे बात करूं मैं दूसरे की, तो अधिक धन अधिक, अधिकाधिक। और बात करें गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि। अब इसमें देखेंगे आप कि गीत धन अंजलि में क्या है? इसमें ए है और इसमें ए है, मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। मिलकर के क्या बनेगा? आ। और आ बना है तो आगे क्या हो जाएगा? गीतांजलि। 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 और देख लो 1-2 उदाहरण, जैसे इसमें मैन है वो मैं बता रहा हूं आपको, फिर आप देखते रहना। जैसे उधर्व, जैसे उधर्व। अब एक होता है परमाणु, एक होता है परमाणु, एक होता है परमाणु, एक होता है उधर्व। देखिए उधर्व धन अधर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका आप ध्यान रखें। और एक होता है परमाणु। ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, उधर्व, अधर और परमाणु। इसका देखो इसमें क्या है? ए और ए मिलकर के क्या हो रहे हैं? आ। तो इनका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। ए और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। अब ऐसे ही दूसरा था परमाणु। परम धन अणु। परम धन अणु मिलकर के क्या हो जाएंगे? परमाणु। ए और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। तो क्या हो जाएगा? परमाणु। और देखो 1-2 उदाहरण। उसके बाद बात करूं मैं, जैसे एक होता है, इनमें जो मैन है उसकी बात कर रहा हूं, ऊ है धन अपोह है। ऊ है धन अपोह है। दोनों को देखेंगे तो पाएंगे ए और ए मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ। और इसका जो होगा वो क्या होगा? ऊहा पो। क्या होगा? ऊहा पो। तो ये क्या है? ए और ए मिलकर के क्या हो रहे हैं? आ। ए और ए मिलकर के क्या हो रहे हैं? आ। और ऊहापो का मतलब होता है पूरी तरह से विचार करना, मतलब अच्छे से उस पर विचार करना, किसी विषय पे अच्छे से विचार करना क्या होता है? ऊहापो। ऐसे ही हुत धन असन।
हुत धन असन, क्या हो जाएगा, ए और ए मिलकर के आ, और क्या बना, हुतासन। हुतासन, हुतासन क्या होता है, अग्नि, जो अग्नि में समर्पित करते हैं। असन का मतलब तो होता है भोजन, और हुत का मतलब होता है जो हवन सामग्री है वो। जो हुतासन का मतलब क्या होता है, अग्नि में जो हवन सामग्री हम समर्पित करते हैं तो वो क्या होता है, हुतासन। अब बात करें दूसरे की, तो देखिए एक होता है प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षा धन आगार, आ और आ मिलकर के क्या हो गए, आ, और क्या बना, प्रेक्षागार, क्या बना, प्रेक्षागार। आ और आ मिलकर के क्या हो गए, प्रेक्षागार। और बात करें जैसे वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, ए और आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ, और क्या बन जाएगा, वार्तालाप, क्या हो गया, वार्तालाप। अब ये मुख्य क्यों होते हैं, ये मैं मुख्य क्यों मान रहा हूं इनको, क्योंकि हम इसका जब वार्तालाप देगा तो संधि करते टाइम में हमें इस चीज का पता नहीं होता, अलाप होगा या आलाप होगा, तो हमें ध्यान रखना है ये क्या होगा, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप। प्रेक्षागार में क्या होगा, प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षा धन आगार। और बात करें जैसे हम यातायात, यातायात का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें यात धन आयात, यात धन आयात। तो ए और ए आ मिलकर के क्या हो गए, आ, तो ये क्या है, यातायात भी मुख्य है। और बात करें जैसे पिछली बार पूछा भी गया है ये, महाधन अमात्य, अमात्य बोलते हैं मंत्री को, महामात्य, क्या हो जाएगा ये, आ और ए मिलकर के आ और ए मिलकर के क्या हो रहे हैं, आ, और क्या बन गया, महामात्य, क्या बन गया, महामात्य। ये क्या है, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब ये थे जो मुख्य थे वो हमने देख लिए हैं, और भी ऐसे जैसे प्रमाद हो गया, महाशय हो गया, पतंजलि का देख ही लिया, शशांक, अंधानुगामी, अंध धन अनुगामी, अंध धन अनुगामी, क्या हो जाएगा, ए और ए मिलकर के आ, और क्या बन जाएगा, अंधानुगामी, क्या बन जाएगा, अंधानुगामी। अब ये अंधानुगामी देखेंगे हम, अंधानुगामी का आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोले तो ज्यादातर के दिमाग में क्या होता है कि अंध नहीं होता, अंधा होता है, तो हम करते अंधा धन अनुगामी, जबकि होता क्या है, अंध धन अनुगामी। क्या होता है, अंध धन अनुगामी, अंध धन अनुगामी, तो अंधानुगामी। ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। एक होता है भयाक्रांत, भय धन आक्रांत, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप घबराओ नहीं, है तो आप सिर्फ समझ लो एक बार। उसके बाद है दूसरा, ए और ए का तो देख लिया हमने, ए या ए के बाद में अगर ए या आ के बाद में अगर ए या आ ही आता है तो क्या हो जाता है, आ बन जाता है। अब बात करें हम दूसरे नियम की, तो इसमें क्या होता है, ई या ई, इनके बाद में अगर ई या ई आए तो क्या बन जाएगा, ई, क्या बन जाएगा, ई। उदाहरणों की बात करें तो जैसे रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र, रविंद्र। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, रविंद्र। कवि धन इंद्र, क्या बन जाएगा, कविंद्र, क्या बन जाएगा, कविंद्र। ऐसे ही फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र, क्या हो जाएगा, फणींद्र, क्या हो जाएगा, फणींद्र। ई और ई, इनमें देखेंगे हम तो सारों में क्या मिल रहा है, पूरे के पूरे उदाहरण है उनमें ई और ई मिलकर के क्या हो रहे हैं, ई। इनमें भी ई और ई
मिल करके ई, इसमें भी ई और ई मिल करके ई, इसमें दीर्घ ई भी है और लघु ई भी है। उसके बाद में बात करूं और चीज़ों की, तो देखिए एक होता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण कई बार पूछा गया है, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, और क्या हो जाएगा मुनिंद्र, मुनिंद्र, क्या हो जाएगा मुनिंद्र। उसके बाद बात करें हम दूसरे की, तो ये जो मुख्य है उनका आप खास तौर से ध्यान रखना, तो क्या है मुनिंद्र। अब बात करें दूसरे की, तो अभिधन ईप्सा, अभिधन ईप्सा, आप देखेंगे ई और ई मिलकर के क्या बन रही है दीर्घी, तो क्या हो जाएगा अभीप्सा, अभीप्सा, क्या हो जाएगा अभीप्सा। इन दोनों में क्या मिल रहा है ई और ई, ई हो जाएगा, ई और ई हो जाएगा। और देखें हम इनमें जो मुख्य हैं उनकी बात करें तो महेंद्र, मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र, मही धन इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र। और महेंद्र किसको बोलते हैं राजा को, महेंद्र। ऐसे ही सची धन इंद्र, क्या हो जाएगा सचिंद्र, क्या हो जाएगा सचिंद्र। और देखें तो सती धन इंद्र, क्या हो जाएगा सतीन्द्र, क्या हो जाएगा सतीन्द्र। तो ये हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और देखिए एक दो, सुधी धन इंद्र, क्या हो जाएगा सुधींद्र, क्या हो जाएगा सुधींद्र। तो ये भी कई बार पूछा गया है, सुधी धन इंद्र। और है क्षिति, क्षिति धन ईश, क्षिति धन ईश, क्या हो जाएगा क्षितीश। और शुद्धि का मतलब क्या होता है बुद्धि, शुद्धि का मतलब क्या होता है बुद्धि, ओहो, शुद्धि का मतलब क्या होता है बुद्धि। सुधी धन इंद्र, सुधी का मतलब होता है बुद्धि, जो बुद्धि के स्वामी हैं उसको क्या बोलेंगे सुधींद्र। ऐसे ही क्षिति धन ईश, क्षिति बोलते हैं पृथ्वी को और ईश बोलते हैं भगवान, जो पृथ्वी का ईश्वर है उसको क्या बोलेंगे क्षितीश यानी राजा। क्षितीश का अर्थ क्या होता है राजा। ये सारे के सारे किसके हैं ई के उदाहरण। अभिप्सा, अभिप्सा भी आ गया ना इसमें, हाँ अभिप्सा, अभिप्सा का मतलब होता है इच्छा, अभिप्सा का मतलब क्या होता है इच्छा। तो कई चीजें हैं जिनको हम जैसे इच्छा ये सुनते हुए चलेंगे तो जो अपने पर्यायवाची हैं उनमें भी काम आएंगे। अब मैं बात करूं तीसरे की, वर्धी संधि का जो तीसरा है उसकी, तो तीसरा कौन सा है यदि उ और दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ आ जाता है तो क्या हो जाएगा दीर्घ उ, मिलकर के क्या हो जाएंगे दीर्घ उ। अब बात करें जैसे पहले की इनके उदाहरणों की, तो देखिए पहला है भानु धन उदय, भानु धन उदय, क्या हो जाएगा भानुदय, क्या हो जाएगा भानुदय। क्योंकि उ और उ मिलकर के क्या हो रहे हैं उ, दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं उ, भानु धन उदय भानुदय। और बात करें जैसे लघु उर्मी, तो क्या हो जाएगा लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, और मिलकर के क्या हो जाएगा लघु उर्मी, मिलकर के क्या हो जाएगा लघु उर्मी। ऐसे ही और देखें तो मंजू धन ऊषा, मिलकर के क्या हो जाएगा मंजूषा, मंजूषा। इनमें खास तौर से हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि मंजू में मंजू कैसे लिखते हैं हम, तो ये क्या है मंजूषा। और बात करें तो जैसे वधु उक्ति, वधु उक्ति, वधु धन उक्ति, वधु उक्ति। अब इसमें भी देखेंगे हम तो क्या हो रहा है
ऊ और ऊ मिलकर के ऊ, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ, इनमें भी ऊ, और ये क्या हो जाएगा? वधूक्ति। वधूक्ति। तो ये क्या है? सारे के सारे ऊ और ऊ के उदाहरण हैं। ऊ और ऊ अगर मिलके अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं तो वो क्या है? इसके उदाहरण हैं। और देखिए मधु धन उत्सव, मधु धन उत्सव क्या हो जाएगा? मधु उत्सव। इसमें भी ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो रहे हैं? दीर्घ। इसमें भी ऊ और ऊ मिलकर के क्या हो रहे हैं? दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? मधु उत्सव। ऐसे ही बहुत बार सुना है हमने सुधन उक्ति, क्या हो जाएगा? सूक्ति। क्या हो जाएगा? सूक्ति। इसमें भी देखेंगे तो क्या होगा? ऊ और ऊ मिलकर के ऊ का निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है? सूक्ति। और बात करें सुधन आगत, ये हाँ बिल्कुल, सुधन नहीं, ये इसमें नहीं आएगा, ये तो वह में आएगा। सुधन आगत वह वाले उदाहरण में हम समझेंगे, यण संधि में आएगा। और देखें तो एक होता है कु, कुधन, तो मधु उत्साह, मधु उत्सव, सूक्ति, वधूक्ति, भूपरी, भू धन ऊपरी क्या हो जाएगा? भूपरी, भूधन ऊपरी, भूपरी। और बात करें जैसे भूधन उधर्व, भूधन उधर्व क्या हो जाएगा? भूधर्व। क्या हो जाएगा? भूधर्व। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, वधूधन उक्ति, वधूधन उक्ति, वधूक्ति, वधूक्ति, गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। ऐसे ही लघुधन उर्मी, क्या हो जाएगा? लघु उर्मी। तो ये हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। बाकी के जो स्वर संधि का जो पहला पार्ट है दीर्घ स्वर संधि, उसका अध्ययन कर लिया है। बाकी के 4 पार्ट हैं वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता देना। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।